जरा इस आदमी को देखिए, आपको क्या लगता है कि ये आदमी इतनी बड़ी ड्रिल से स्टेनलेस स्टील की 14 mm की मोटी पाइप में छेद क्यों कर रहा है? दरअसल ये आदमी एक चोर है और ये ऑयल की चोरी करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आदमी सच में पेट्रोल की चोरी करता है। वो भी 1 या 2 लीटर नहीं, बल्कि ये हर रोज यहाँ से हजारों गैलन ऑयल की चोरी करते हैं और किसी को भी इसकी कानों कान खबर नहीं होती। पुलिस इन लोगों को पकड़ पाएगी कि नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि जिस कंपनी का ये लोग तेल चोरी करते हैं, उन्हें खुद इस चोरी के बारे में नहीं पता। अब ये तो यहाँ हो गई चोरी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे उन चोरों की जो इस काम को अंजाम देते हैं। ऑयल पाइप में छेद करना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत रिस्क होता है। जैसे कि मानो टाइम पर ड्रिल नहीं हो पाया, या फिर इन लोगों ने अगर ड्रिल कर भी दिया तो उसके अंदर ब्लास्ट होने की भी बहुत ज्यादा संभावना होती है। इस काम को सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है और उस आदमी को ये लोग ड्रिल बिट के नाम से जानते हैं। ड्रिल बिट उस 14 mm की स्टील पाइप में छेद करने के लिए, मतलब सिर्फ एक छेद करने के लिए 1,25,00,000 रुपए चार्ज करता है और उसने ये काम कर करके बहुत सारे पैसे छाप लिए हैं। लेकिन आज का केस थोड़ा अलग है। हम देखते हैं कि किसी ने बीच का कमीशन खाने के लिए होल करने के लिए ड्रिल बिट को ना भेजकर किसी नए आदमी को काम पर भेज दिया था। इस आदमी का नाम जियो साय है और ये बहुत ही घटिया इंसान है। इस आदमी को अपने काम का ABC भी नहीं आता, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि उसे सब कुछ आता है और वो ड्रिल बिट से भी अच्छा होल कर सकता है। जियो साय पाइप में होल करना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे इस काम में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो समय रहते पाइप में होल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस पाइप से हाई प्रेशर में ऑयल बाहर निकलने लगता है और अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर और एक छोटी सी चिंगारी की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट होने से पहले जियो साय और उसका क्लाइंट वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन क्लाइंट जियो साय को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसका बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और अब तो पुलिस भी इस धमाके के पीछे की सच्चाई का पता लगाते लगाते उस तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हम देखते हैं कि उस आदमी ने ठीक ही कहा था। उनके जाने के बाद वहां पर पुलिस आती है और जब वो उस फटी हुई पाइप के पास जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक ड्रिल बिट मिलती है, जिसका मतलब ये साफ था कि किसी ने जानबूझकर इस धमाके को अंजाम दिया है। इन सभी पुलिस वालों में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मानसिक। मानसिक की उसके डिपार्टमेंट में कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए वो हमेशा जब भी हो सके खुद को साबित करने का मौका ढूंढता रहता है। इस बार भी जब उसे वो ड्रिल बिट मिलती है तो उसका शक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के ऊपर जाता है, एक आदमी जिसे उसने 5 साल पहले ऐसा ही कोई लीगल काम करते हुए अरेस्ट किया था। मानसिक अपने सीनियर्स को उस आदमी के बारे में बताता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं करते क्योंकि वो मानसिक को सिर्फ एक सिर दर्द के अलावा और कुछ नहीं समझते थे। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने जियो साय को अपने क्लाइंट के लिए होल करने का काम दिया था। उसके क्लाइंट के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से वो लोग मरते मरते बचे थे। उसका क्लाइंट उसे कहता है कि उसे अगले 24 घंटे में ड्रिल बिट उसके पास चाहिए, नहीं तो वो उन दोनों को मार देगा। इसके बाद हम ड्रिल बिट को देखते हैं। ड्रिल बिट पहले एक इंजीनियर था, लेकिन जब से वो इस धंधे में आया था तब से मानो जैसे कि वो पैसे छापने की मशीन बन गया था। मानसिक को जब से वो बिट उस एक्सीडेंट साइट पर मिली थी तब से वो ड्रिल बिट का पीछा कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। ड्रिल बिट को भी पता था कि मानसिक उसका पीछा करता है। एक दिन वो मानसिक को अपने पास बुलाता है और वो उसे कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद करे। हर बुरे काम के पीछे उसी का हाथ हो ये जरूरी नहीं। मानसिक अपने मन की शांति के लिए उसके गैराज में तलाशी लेता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जब ड्रिल बिट को पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी जगह किसी और को भेजकर कमीशन खाने की कोशिश की तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो उसका दोस्त था इसीलिए अब उसे उन लोगों का काम करना पड़ेगा। ड्रिल बिट उसके क्लाइंट के पास जाता है और एक ऑयल पाइपलाइन में होल करने लगता है। उसने एक स्पेशल तरह की ड्रिल डिजाइन की थी जिससे वो अपने काम को अंजाम देता था और उसने अभी तक एक भी गलती नहीं की थी। वैसे भी अगर वो गलती करता तो आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता। वो क्लाइंट उसके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ था। वो उसे एक और बिजनेसमैन का नंबर देता है। वो कहता है कि उसे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है और वो तुम्हें तुम्हारे इस काम के मुंह मांगे पैसे देगा। ड्रिल बिट उस बिजनेसमैन के पास जाता है। इस आदमी का नाम जियान वू है और इस आदमी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, इतना कर्जा कि वो उन पैसों को अपने दूसरे बिजनेस से आने वाले पैसों से अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाएगा। जियान वू उसे बताता है कि उसे शहर के सबसे बड़े ऑयल रिजर्वोयर की पाइपलाइन में छेद करना है और इस काम के लिए वो उसे उसकी मनचाही रकम देगा। ड्रिल बिट समझ गया था कि यह आदमी इस काम से अरबों रुपए छापने वाला है, इसलिए वो भी उससे अपनी रेगुलर फीस से 5 गुना ज्यादा पैसे चार्ज करता है।
जियान वू ने इस काम के लिए कुछ बहुत ही अच्छे लोगों की टीम बनाई थी जो अपने अपने कामों में माहिर थे। इस टीम में जियो साई भी शामिल था, जिसने शुरुआत में उस ऑयल पाइपलाइन में ब्लास्ट किया था। जियो साई को बेशक ड्रिल करना नहीं आता था, लेकिन वो वेल्डिंग जैसे कामों में माहिर था। और भी कई लोग थे, जैसे कि चीफ ना, जो एक सिविल इंजीनियर था। जियोन साब ये आदमी मशीन्स को ऑपरेट करता था, और उनकी टीम में एक लड़की भी थी जो उस बिल्डिंग के रिसेप्शन पर बैठी थी जिसके नीचे खुदाई का काम चल रहा था। और इस लड़की का काम था किसी को भी होटल में बुकिंग करने से रोकना। हम देखते हैं कि जियान वू के ऊपर पहले से ही बहुत सारा कर्जा था, लेकिन फिर भी वो अपने बचे हुए कंपनी फंड से बहुत सारा ऑयल खरीद रहा था, क्योंकि उसकी इस चोरी की वजह से कोरिया में ऑयल की शॉर्टेज हो जाती और उसके बाद वो अपने मन चाहे रेट पर ऑयल बेच सकते थे। ड्रिल बिट उस पाइप में होल करने के लिए एक स्पेशल बिट तैयार करता है, लेकिन जिस दिन उन्हें उस पाइप में छेद करना था उस दिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जमी हुई थी। चीफ ना उन्हें काम को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर ड्रिलिंग के दौरान एक्सप्लोजन हो सकता था जिसमें वो सभी मारे जाते। वो जब इसके बारे में ड्रिल बिट को बताते हैं तो ड्रिल बिट उन्हें काम को रोकने से मना करता है, क्योंकि उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी गई थी। वेल्डर ड्रिल बिट के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि वो उनकी लाइफ को खतरे में डाल रहा था। उन सब लोगों में से वेल्डर सबसे गुस्से वाला आदमी था। वो खुद को ड्रिल बिट से बेहतर समझता था और उसके अंदर इस बात का बहुत गुस्सा था कि इस काम के लिए उसे कम पैसे दिए गए हैं। इन लोगों में आपस में बहुत बहस होती है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, जिसके बाद ड्रिल बिट को मजबूरन इस काम को कल के लिए पोस्टपोन करना पड़ता है। अगले दिन जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो खुदाई करते करते उन्हें पता चलता है कि उनके आगे एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान थी, जिसे सिर्फ हैमर ड्रिल से ही तोड़ा जा सकता था। अब क्योंकि हैमर ड्रिल बहुत आवाज करती है और ऊपर से वो लोग रात को काम कर रहे थे, इसलिए वो वेल्डर को जोर जोर से म्यूजिक चलाने के लिए कहते हैं, ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। दूसरी तरफ मानसिक अपनी पूरी जी जान लगाकर उन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास उन ऑयल पाइपलाइंस का एक मैप था और उसे उनमें से एक लोकेशन पर वो होल मिलता है जहां पर ड्रिल बिट ने पिछली बार काम किया था। मानसिक की वजह से अब पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि कुछ लोग सच में ऑयल की चोरी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस जगह जगह पर छानबीन करने लगती है। उनमें से एक पुलिस वाला उस होटल में पहुंचता है जहां पर ड्रिल बिट खुदाई कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट जब उस पुलिस वाले को देखती है तो वो तुरंत ही रेड अलर्ट का बटन प्रेस कर देती है, पर वो बटन काम नहीं करता, क्योंकि खुदाई करते समय उनमें से किसी एक ने अलार्म की वायर को गलती से काट दिया था। पुलिस वाला जब वेल्डर के गाने की आवाज सुनता है तो वो उसे देखने जाता है। वेल्डर उस पुलिस वाले को देखकर और जोर जोर से गाने लगता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले ने जैक हैमर के चलने की आवाज सुन ली थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। वो तुरंत ही उस आवाज का पीछा करता है, लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है हम देखते हैं कि ड्रिल बिट ने वहां से सारे सबूत मिटा दिए थे। उन लोगों ने अपने चेहरे भी ढक लिए थे ताकि वो पुलिस वाला उन्हें पहचान न ले। उसके पूछने पर वो उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर सीवर लाइन का काम कर रहे हैं। पुलिस वाला उन सभी के चेहरे देखता है, लेकिन उनमें से वो किसी को पहले कभी नहीं मिला, इसीलिए उसे किसी पर भी शक नहीं होता। उस पुलिस वाले के जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट उस अलार्म की वायर को फिर से ठीक कर देती है, क्योंकि इस बार तो वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। वो जब उस टनल से बाहर निकलने ही वाली थी तभी ड्रिल बिट जमीन पर एक भारी अलमारी गिरा देता है, जिसकी वजह से बहुत तेज वाइब्रेशन होती है और उस टनल में बहुत सारा मलबा गिर जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट और जियोन सब टनल के दूसरी ओर फंस गए थे और अगर उन्हें जल्दी निकाला नहीं जाता तो ऑक्सीजन की कमी से वो दोनों मारे जाते। उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन इस बीच वेल्डर अपना असली रंग दिखाने लगता है। वो ड्रिल बिट से कहता है कि वो दोनों अंदर ही दबकर मर जाएंगे, चलो हम इनके पैसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। ड्रिल बिट को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाना चाहता था। चीफ ना मिट्टी को बाहर निकालना शुरू करता है और वो खोदते खोदते टनल के उस ओर एक रास्ता बना देते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें धन्यवाद करती है, पर कोई उसे ये नहीं बताता कि वेल्डर उसे अंदर ही छोड़कर भागने की सोच रहा था। उस रात वो सभी आराम से सो जाते हैं और वो अब बस इस काम से मिलने वाले पैसों के सुहाने सपने देख रहे थे। हम देखते हैं कि देर रात को एक अलार्म बजने लगता है। ड्रिल बिट जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वेल्डर उनके पैसे लेकर भाग रहा था। वो उसे बिल्डिंग से कूदने से रोक लेता है और उन्हें धोखा देने की पनिशमेंट के तौर पर वो उसे बहुत मारता है। जियोन सब उसे कहता है कि उन्हें पैसों के लिए एक दूसरे से इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि वेल्डर उसके ही पैसे लेकर भाग रहा था तो वो भी उसे बहुत मारता है। वेल्डर की गलती पकड़ी गई थी और वो उन सभी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है।
वेल्डर उन्हें कहता है कि उसका एक बेटा है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी के लिए वो ये पैसे चुरा कर भाग रहा था। उसने ये कहानी अभी अभी बनाई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल किसी को भी उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। इसी बीच ड्रिल बिट सोचने लगता है कि आखिर ये अलार्म बजाया किसने। वो तुरंत उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो देखता है कि वो उन सभी के ऊपर नजर रख रही थी और वही जियान वू को पल पल की खबर देती थी। ड्रिल बिट उसे कहता है कि वो आज रात के बारे में जियान वू को ना बताए, क्योंकि उसने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि उनमें से कोई भी काम खत्म होने तक उस बिल्डिंग के बाहर कदम नहीं रखेगा। हम देखते हैं कि तभी जियान वू दूसरे कमरे से निकल कर आता है। वो ड्रिल बिट से कहता है कि तुम्हारे एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और उन्हें इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जियान वू तुरंत ही उनके कुछ पैसे काट लेता है और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद वो वेल्डर को पकड़ते हैं। वेल्डर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन जियान वू का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो उसे और पैसे देता है, लेकिन बदले में अब उसे उस टनल में हो रहे एक एक काम की खबर देनी थी, वो भी बिना किसी को बताए। जियान वू को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था कि अगर उन लोगों से कुछ भी गलती होती तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके बाद वो सभी दोबारा से अपने खुदाई के काम में जुट जाते हैं। मानसिक भी हर पाइपलाइन के पास जाकर होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इस बार वो गलती से उस पाइपलाइन के ऊपर था जिसके नीचे ड्रिल बिट खुदाई कर रहा था। उनके टूल्स लोहे के होने की वजह से वो मानसिक के मेटल डिटेक्टर के पकड़ में आ जाते हैं। वो तुरंत ही अपने लोगों को नीचे की ओर खुदाई करने को कहता है। वो रिसेप्शनिस्ट जब उन लोगों को ऐसा करते हुए देखती है तो वो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो टनल के बाहर आ गए थे, लेकिन ड्रिल बिट को याद आता है कि वो एक लोहे का औजार अंदर ही भूल गया है। वो जैसे ही उसे उठाने जाता है, हम देखते हैं कि वो टनल में लीक हो रही गैस की चपेट में आ जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। चीफ ना जब देखता है कि ड्रिल बिट अभी तक वापस नहीं आया तो वो उसे बाहर निकाल कर लाता है और इस तरह वो एक बार फिर से पकड़े जाने से बाल बाल बचते हैं। चीफ ना उन लोगों से उसे उसकी वाइफ के पास जाने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि आज उसकी सर्जरी थी और अगर उसने हॉस्पिटल वालों को पैसे नहीं दिए तो वो उसकी वाइफ का ऑपरेशन नहीं करेंगे। सब लोग उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसके बाहर जाते ही कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता और जियोन वू किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देता। जियोन वू को अपने फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज वेल्डर ने किया था और उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी वार्निंग के बाद भी उस बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे। चीफ ना एक मैन होल से होते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंच गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। चीफ ना उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगता है और वो सभी बस उसे देख रहे थे। वो जब वापस लौटते हैं तो जियान वू के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उन पर बहुत गुस्सा था। हालांकि चीफ ना ने अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत मारते हैं और जब ड्रिल बिट से ये देखा नहीं जाता तो वो उसे इस काम को करने से मना कर देता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियोन वो उसे उसकी मॉम की फोटो दिखाता है और वो उससे कहता है कि अगर वो इस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर गया तो उसके लोग उसकी मॉम को मार देंगे। ड्रिल बिट अब हर जगह से फंस गया था, उसे मजबूरन काम करना पड़ेगा और अब जियान वू की शर्त थी कि जब तक वो पाइपलाइन को ढूंढ नहीं लेते तब तक उनमें से कोई भी टनल के बाहर नहीं आएगा। टनल में काम करते दौरान हम देखते हैं कि चीफ ना बेहोश हो जाता है। उसे कैंसर था और उसे मेडिकल सपोर्ट की जरूरत थी। ड्रिल बिट उसे टनल से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन जियान वू के लोग उसे बाहर नहीं जाने देते। उसे अब बहुत गुस्सा आ गया था और उन लोगों में बहुत मारा मारी होने लगती है। उन्हें पीट कर जब वो बाहर आते हैं तो जियान वू के लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और इस बार उनके हाथ में हथियार भी थे। ड्रिल बिट के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो गैस कटर को ही अपना हथियार बना लेता है और उन लोगों को उससे दूर रहने को कहता है। ड्रिल बिट उससे कहता है कि अगर उसने उन्हें नहीं जाने दिया तो उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। चीफ ना जियान वू से बात करने की कोशिश करता है, पर जियान वू से गोली मार देता है। मानसिक जो बाहर ही खड़ा था वो गोली की आवाज सुनकर तुरंत ही बिल्डिंग की ओर भागता है। पुलिस को आता देख वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और इस तरह उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं जाता। ड्रिल बिट को चीफ ना की मौत का बहुत दुख था और वो जियोन वू को उसके किए की सजा देना चाहता था। वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी मॉम को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है और अब जियोन वू के लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वेल्डर भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस उसके बारे में पूछते पूछते हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। इससे पहले वो पकड़ा जाता, हम देखते हैं कि ड्रिल बिट उसे हॉस्पिटल से भगा लेता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उन सबको भी जेल जाना पड़ता।
जियोन वू के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जियोन वू देखता है कि वो रिसेप्शनिस्ट जो उसके लिए काम करती थी वो भी अब ड्रिल बिट की तरफ हो गई थी। वो लोग उसका काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्हें इसी काम के लिए 5 बिलियन वॉन चाहिए थे, क्योंकि पुलिस अब उनके पीछे थी और इतने पैसों से वो किसी भी देश में छुप कर रह सकते थे। ड्रिल बिट जियोन वू को पुलिस की भी धमकी देता है, जिसके बाद जियोन वू उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद वो सभी पाइपलाइन में होल करने की तैयारी करते हैं। वो वेल्डर भी उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सीक्रेटली जियोन वू को अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ड्रिल बिट को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वेल्डर जियान वू को उसके प्लान के बारे में बता रहा था। मानसिक उसके पास से ही गुजर रहा था। अगर वो वेल्डर को देख लेता तो उनका सारा प्लान चौपट हो जाता, इसीलिए वो मानसिक को अपने पीछे भगवाता है और उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते वो एक बड़े से पत्थर पर जा गिरता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। इसके बाद वो ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उस ऑयल कंपनी के प्रेशर सिस्टम में फेक अलार्म एक्टिवेट कर दिया था, ताकि जांच करने पर उन्हें लगे कि उन्हीं के सिस्टम में कोई खराबी है और वो ऑयल की चोरी के दौरान लो ऑयल प्रेशर के अलार्म पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। दूसरी तरफ जियान वू के लोग पेट्रोल को टैंकरों में भरकर उनकी नीलामी करने के लिए एक मीटिंग बैठवाता है और उनके बीच में अरबों रुपयों का लेन देन होता है। हम देखते हैं कि ड्रिल बिट जख्मी हालत में किसी तरह एक पाइपलाइन में होल कर देता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट में वो दूसरी पाइपलाइन में होल नहीं कर पाता। वो वेल्डर को उसका ये काम करने को कहता है, लेकिन वेल्डर को याद आता है कि उसने पिछली बार होल करने की कोशिश में पूरी पाइपलाइन ही ब्लास्ट कर दी थी, इसीलिए वो ड्रिल करने से मना कर देता है। ड्रिल बिट उसे थोड़ा हौसला देता है, जिसके बाद उसकी निगरानी में वो वेल्डर पाइप में सक्सेसफुली ड्रिल कर देता है। वो जब ऑयल रिलीज करते हैं तो वो सीधा जियान वू के पास जाकर पहुंचता है। उन्हें अब अपने काम के पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो जियान वू को पैसे लेकर उनकी लोकेशन पर आने के लिए कहते हैं। ड्रिल बिट इस बार वेल्डर को जियान वू से बात करते हुए पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम उस आदमी के लिए कैसे काम कर सकते हो जिसने चीफ ना को उनकी आंखों के सामने मारा। वो उसे बताता है कि चीफ ना ने उसके बेटे के इलाज के लिए अपने हिस्से के पैसे तुम्हारे लिए छोड़ दिए थे और तुम उनके एहसान का ये बदला चुका रहे हो। ये सब सुनकर वेल्डर रोने लगता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब उसने भरोसा खो दिया था, इसीलिए वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जब जियान वू उन्हें पैसे देने आता है तो हम देखते हैं कि उसने भी उन्हें धोखा दिया था। उसके लोग ड्रिल बिट को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो उसे पैसे भी नहीं देते। दूसरी तरफ उसके लोगों पर भी जियान वू के लोग हमला करते हैं, पर वो लोग खुद को किसी तरह बचा लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि वेल्डर जियान वू के लोगों पर हमला करता है और वो उन्हें मारकर जियान वू को बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ मानसिक भी आ जाता है। ड्रिल बिट ने ही उसे वहाँ बुलाया था, क्योंकि वो जियान वू को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। मानसिक उसे भी अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रिल बिट को अब बस उन पैसों को लेकर वहाँ से भागना था, लेकिन वो जैसे ही अपने लोगों के पास पहुँचता है, हम देखते हैं कि उन्हें जियान वू के लोगों ने पकड़ लिया था। वो उन सभी को उसी पाइपलाइन से बांध देते हैं और जियान वू उसे अपने असली मास्टर प्लान के बारे में बताता है। दरअसल उसे ऑयल की चोरी तो करनी ही थी, लेकिन वो ये भी चाहता था कि चोरी के बाद किसी को भी इस चोरी का कोई भी सबूत ना मिले। इन शॉर्ट जियान वू उस पूरी पाइपलाइन को बॉम्ब से उड़ाने वाला था, जिससे कोरिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वोयर भी डिस्ट्रॉय हो जाता और पूरे कोरिया में ऑयल की शॉर्टेज हो जाती। अब क्योंकि जियान वू ने पहले से ही बहुत सारा ऑयल स्टोर करके रखा था, इसीलिए मार्केट में उसके ऑयल की डिमांड बढ़ जाती और इसी डिमांड का फायदा उठाकर वो बहुत सारे पैसे कमाता। लेकिन अपने फायदे के लिए जियान वू इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला था कि उससे उस ऑयल रिजर्वोयर के पास बसे शहर के सभी लोग मारे जाते, पर उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। वो तो उन लाखों मासूम लोगों का खून बहाने को तैयार था। ड्रिल बिट उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो लोग उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जियान वू वहाँ से दूर चला जाता है ताकि वो धमाके की चपेट में ना आए। उसका मैनेजर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान वू किसी की नहीं सुनता। दूसरी तरफ ड्रिल बिट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो रस्सी को जला देते हैं और ड्रिल बिट उस बॉम्ब के फटने से पहले उसे पाइपलाइन से दूर ले जाता है। जियान वू जैसे ही उस बॉम्ब का बटन प्रेस करता है, ड्रिल बिट तुरंत ही पानी में कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और पाइपलाइन को भी कुछ नहीं होता। जियान वू जब देखता है कि पाइपलाइन में ब्लास्ट नहीं हुआ तो उसे बहुत हैरानी होती है। दरअसल ये सब ड्रिल बिट की सोची समझी चाल थी। उन लोगों ने उसके टैंकर्स में ऑयल की जगह पानी भर दिया था और जियान वू को इसके बारे में पता भी नहीं चला कि जिस चीज को वो करोड़ों के दाम पर बेचने वाला है वो बस महज पानी है। ड्रिल बिट भागकर अपने लोगों के पास आता है, क्योंकि जियान वू के वो 5 मिलियन वॉन उन्हीं के पास थे।
लेकिन जब वो सभी बाहर निकलते हैं तो जियोन वू के लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उसके लोग उन पर हमला करते हैं और क्योंकि अब बात उन लोगों की जान पर आ बनी थी, इसीलिए वो लोग भी पीछे नहीं हटते और उन लोगों पर हमला करते हैं। आखिर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। ड्रिल विड जियोन वू को जान से मारने वाला था, पर मानसिक उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो ड्रिल विड से कहता है कि उसे उसके किए की सजा कोर्ट देगा। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जियोन वू से कहता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा उस दिन वो उन सभी से बदला लेगा। पर ये सुनकर ड्रिल बिट उस पर हंसने लगता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि जब तक वो बाहर आएगा तब तक ऑयल का जमाना ही खत्म हो चुका होगा और सड़कों पर उसे बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही देखने को मिलेंगे। ड्रिल बिट के बाकी के साथी मौके वारदात से भाग गए थे और पुलिस ने सिर्फ उसे ही अरेस्ट किया था। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके दोस्त भी खुद को अपनी मर्जी से पुलिस के हवाले कर देते हैं और अब वो सभी एक साथ जेल जाएंगे। इसके 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अपनी सजा काट ली थी और अब वो ईमानदारी का काम करके 2 वक्त की रोटी कमाने लगे थे। एक दिन मानसिक देखता है कि वो लोग फिर से खुदाई का काम कर रहे थे। उसे उन पर शक होता है कि कहीं उन लोगों ने फिर से अपना पुराना धंधा तो शुरू नहीं कर दिया। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो सीवर लाइन का काम कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आई जस्ट स्टार्टेड माई अनदर यूट्यूब चैनल, तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी वीडियोस जल्दी आने वाली हैं। अब वो फेस कैम के साथ होंगी या फिर फेस कैम के बिना, उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं। चेहरे की 1-2 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं तो शायद फेस कैम वीडियोस आ सकती हैं। नहीं तो फिर आपको मेरी आवाज से ही काम चलाना पड़ेगा। जस्ट जोकिंग, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।